सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का इतिहास का अध्याय जब जनता बगावत करती है, अर्थात 1857 की क्रांति और उसके बाद। इसके माध्यम से हम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से अवगत होंगे और 1857 की क्रांति के कारणों एवं इसके प्रभाव से अवगत होंगे। नवाबों, किसानों, सैनिकों एवं जनता के अंग्रेज़ों के विरुद्ध होने के कारणों से अवगत होंगे एवं युद्ध के फैलाव की जानकारी लेंगे कि युद्ध का कैसे विस्तार हुआ, और छात्रों को यह अवगत कराएंगे कि कैसे कंपनी ने इस विद्रोह को कुचल दिया, और छात्रों को भारत में 1857 की क्रांति से आए बदलाव से अवगत कराएंगे या हम इन बदलावों को जानेंगे। तो ये है 1857 की क्रांति। आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति अपने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम क्रांति है, जिसे भारतीय इतिहासकार हम कहेंगे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। वहीं अंग्रेज इसे केवल एक सैनिक क्रांति के नाम से जानते हैं। तो हमें यह जानना जरूरी है कि विद्रोह क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों से हमारे देश के नवाब, राजा रानी, किसान, जमींदार, आदिवासी, सिपाही व सामान्य जनता पर तरह तरह के प्रभाव पड़े। इनकी नीतियों व कार्यवाहियों ने जनता के हित में कोई कार्य नहीं किया, बल्कि जनता को प्रताड़ित करना या परेशान करने का कार्य ही किया। क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत का हित करना नहीं था, भारत के लोगों का हित करना नहीं था, बल्कि भारत से धन निकासी करना था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा वे लोग लाभ कमा सके। हालांकि हम पिछले कई चैप्टर्स में देख चुके हैं कि उन्होंने कैसे विस्तार किया, कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई और वो नीतियाँ सही थी या नहीं। तो इन्हीं सभी बातों को इतिहासकार इस विद्रोह के कुछ कारणों में बांटते हैं, जैसे राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण, धार्मिक कारण और अंत में सैनिक कारण या तात्कालिक कारण। तो इस प्रकार ये 6 कारण हैं इस 1857 की क्रांति के। हम इनको एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला देखिए राजनीतिक कारण। सहायक संधि, जिसे आप पहले ही पढ़ चुके हैं, विलय नीति, सर्वोच्चता की नीति, युद्ध की नीति आदि के कारण 18वीं सदी के मध्य से राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता व सम्मान दोनों ही खत्म होते जा रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रजवाड़ों में रेजिडेंट तैनात कर दिए और सेनाओं को भंग कर दिया। इनकी स्वतंत्रता घटी और राजस्व वसूली का अधिकार भी छीन लिया। तो क्यों नहीं राजा और महाराजा अंग्रेजों के विरोध में होते। देख लीजिए बेटा, यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे कहते हैं हड़प नीति, और हड़प नीति के तहत सतारा को 1838 में, 1848 में, संबलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, और नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में हड़प नीति के द्वारा हड़प लिया गया। और क्या थी ये हड़प नीति? आप पहले से ही जानते हैं कि केवल अगर राजा या रानी अगर राजा बगैर पुत्र के मर जाए तो उसके राज्य को अंग्रेज लोग हड़प लिया करते थे, और इन सभी 5 राज्यों के साथ ऐसा ही हुआ। ऐसे ही सहायक संधि, जिसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा है कि भारतीय राजा स्वतंत्र सेना नहीं रख सकता था, अंग्रेज उन्हें सैनिक सहायता प्रदान करती थी और उसके लिए भारतीयों को शुल्क चुकाना पड़ता था। लेकिन
जब ये शुल्क चुकाया न कर पाते थे तो इनके राज्यों के उस शुल्क के बराबर का हिस्सा इनके राज्यों से हड़प लिया जाता था। सर्वोच्चता की नीति, ब्रिटिश अपने आप को सर्वोच्च मानते थे और भारतीयों को कोई तरजीह नहीं देते थे। उन्होंने युद्ध की नीति भी अपनाई, रानी चेन्नम्मा वगैरह ने युद्ध किया था। तो इस वजह से हमारे देश के राजा रजवाड़े नवाब लोग अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। देखिए, झांसी की रानी ने अपने दत्तक पुत्र की मान्यता के लिए कई बार निवेदन किए और नाना साहब पेशवा ने अपने पिता की पेंशन को देने का निवेदन किया, परंतु अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया। कंपनी ने मुगल शासकों को हटाने की भी योजना बनाई। कैसे? सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया और ये कंपनी ने जारी किए थे। दूसरा, 1849 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह को लाल किले से निकालकर कहीं और बसाया जाएगा, मतलब बादशाह को लाल किले में नहीं रहने देंगे। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो इस प्रकार मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को उन्होंने आखिरी नवाब माना और उनके बेटों को केवल प्रिंसेस, राजकुमारों की संज्ञा प्रदान करी। तो ये था राजनीतिक कारण जिसकी वजह से हमारे देश के नवाब वगैरह विरुद्ध हुए। अब देखिए आर्थिक कारण, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, वन कानून एवं भारी भरकम लगान व वसूली के तरीके, विभिन्न विभिन्न तरीके से किसान लोग परेशान थे। महाजनों का कर्ज लौटाना मुश्किल था। उनकी पैतृक संपत्ति हाथ से निकल रही थी और नील की खेती का दबाव था एवं कई लोग अकाल के मुंह में समा गए। अतः हमारे देश का किसान वर्ग भी क्या हो गया? अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। और आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर नीचे कि लगान वसूली के तरीके और लैंड सेटलमेंट्स, रेवेन्यू पॉलिसीज़ जो अंग्रेजों ने बनाई थी, भूमि बंदोबस्त, नील की खेती। तो इस वजह से क्या हुआ? हमारे देश का किसान वर्ग, क्योंकि इन अंग्रेजों की नीतियों के कारण एक तो वो जितनी उपज उगाता था उसका कई गुना उसे लगान के रूप में देना पड़ जाता था, अपने परिवार के लिए बचत कर पाना मुश्किल हो रहा था। और दूसरे, जब नील की खेती वगैरह करवाना शुरू किया तो इन लोगों का अपने परिवार के लिए खाद्यान्न उपजाने में ही तकलीफ होने लगी। तो भारतीय किसान वर्ग, जमींदार वर्ग, ये सब अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। अभी देखते हैं सामाजिक कारण। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना बहुत जरूरी है, अतः उन्होंने सती प्रथा, कन्यावध को रोकने एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए कानून बनाए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया और सभी के लिए शिक्षा के द्वार खोले। अतः जनता अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई। क्यों बेटा? क्योंकि भारत में क्या था? सती प्रथा, कन्यावध, बाल विवाह, ये सब बहुत बढ़िया थे ना? नहीं, हाँ, ये बिल्कुल बढ़िया नहीं थे। महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। तो ऐसी अवस्था में महिलाओं को की स्थिति में सुधार के क्या है कार्य अंग्रेजों ने किए। सती प्रथा पर पाबंदी लगाई राजा राम मोहन राय की सहायता से 1829 में, और विधवा विवाह को प्रारंभ करवाया, कन्यावध वगैरह को बंद करवाने की कोशिश की। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं महिलाओं के लिए या सभी के लिए स्कूल चलाने का काम किया, अंग्रेजी शिक्षा में सबको शिक्षा देने का काम किया। क्योंकि पहले तो हमारे देश में क्या नियम था कि केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण के पुरुष पढ़ सकते हैं, महिलाओं को तो कोई अधिकार ही नहीं थे।
तो जब इन्होंने सभी के साथ समानता दिलाई, शूद्रों वगैरह को भी पढ़ने के अधिकार दिलाए, तो क्या हो गया, हमारे देश के लोग इनके विरुद्ध हो गए, अंग्रेजों का अपना दुश्मन मानने लगे कि वो उनके सामाजिक क्या कर रहे हैं, उनके सामाजिक नियमों को बदल रहे हैं या उन्हें परेशान कर रहे हैं। अब देखिए सांस्कृतिक कारण, अंग्रेजों ने ईसाई मिशनरियों को समर्थन प्रदान किया, बहुदेववाद का विरोध किया। हमारे देश में बहुदेवताओं की पूजा होती थी, आप देख सकते हैं नीचे चित्र में भी 33 करोड़ देवी देवता की पूजा होती है, और 33 करोड़ देवी देवताओं के होने के बावजूद भी हमारा देश क्या है, भूखा नंगा गरीब है। और अंग्रेज इसका विरोध करते थे, उन्होंने रूढ़िवादी परंपराओं का भी विरोध किया, अतः सभी लोग क्या है, अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। और धार्मिक कारण, 1850 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कानून बनाया जिसके तहत ईसाई धर्म अपनाना आसान हो गया था, और इसके तहत अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो उसका अपने पुरखों की संपत्ति में अधिकार पहले के जैसा ही रहेगा। अतः भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, इसीलिए वह अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। तो ये थे। अब है इसका सैनिक कारण, छठवां कारण, और सैनिक कारण को ही तात्कालिक कारण कहा जाता है। लोगों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले सैनिकों के असंतोष के कई कारण थे। उसकी वजह क्या बेटा, उन्होंने अंग्रेजों से कम वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते थे। जो भारतीय सैनिक थे उन्हें अंग्रेजी सैनिकों की अपेक्षा कम वेतन और भत्ते मिलते थे। भारतीय सैनिकों को समुद्र पार युद्ध में भेजा जाता था, जो कि भारतीय परंपरा में निषिद्ध था, और वे समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, और कंपनी ने 1824 में समुद्री रास्ते से इन्हें बर्मा भेजा था। अंग्रेज अधिकारी सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, गाली गलौज करते थे, उनके साथ सही बर्ताव नहीं करते थे। सिपाही गांवों की हालत से परेशान थे, क्योंकि अधिकांश सिपाही कहाँ से आते थे, किसानों के परिवार से ही थे। तो वो अपने गांव में नील की खेती और लगान इस तरीके का देख के उनको टेंशन हुआ करती थी। और चर्बी वाले कारतूसों ने 1857 की क्रांति का क्या कर दिया, आगाज कर दिया। आपको पता है कि गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग हो रहा है कारतूसों में, ऐसी अफवाह फैलाई गई थी, और जिसकी वजह से क्या हुआ, 1857 की क्रांति का आगाज हुआ। तो देख लीजिए, क्या ये कि सैनिक विद्रोह था, और ये सैनिक विद्रोह कैसे जन विद्रोह बन गया। तो राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो गई। सभी लोग यह मानने लगे थे कि उनका शत्रु कौन है, केवल एक ही है, वो है ब्रिटिश। तो भारत के उत्तरी भाग में 1857 में यही स्थिति उत्पन्न हो गई, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी बगावत का सामना करना पड़ा। 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा संघर्ष था, और भारतीयों ने संगठन, शक्ति, संचार और आत्मविश्वास का परिचय दिया था। मतलब हम कह सकते हैं कि यह एक संगठित युद्ध करने का प्रयास था, संपूर्ण शक्ति लगाने का प्रयास था, और संचार और आत्मविश्वास का भी भरपूर परिचय भारतीयों ने इसमें दिया था। आइए देखते हैं दिल्ली से मेरठ तक विद्रोह। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में 8 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया। चंद दिनों बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। 85 सिपाहियों को मई में नौकरी से निकाल दिया, और उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के जुर्म में
9 मई 1857 को 10-10 साल की सजा सुना दी गई। जब उन्हें 9 मई को सजा सुना दी गई तो मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सैनिकों की प्रतिक्रिया जबरदस्त रही। उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 10 मई को मेरठ की जेल में बंद सैनिकों को धावा बोलकर आज़ाद करा लिया। अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। बारूद और हथियार छीन लिए, कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया, मतलब आग लगा दी। और उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ, फिरंगी मतलब कौन? अंग्रेज, इनके खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और वे पूरे देश से अंग्रेजों का शासन समाप्त कर बहादुर शाह जफर को सौंप देना चाहते थे। तो ये कुछ कार्य हुए, देख सकते हैं आप यहाँ नीचे चित्र में भी। मंगल पांडे और हमारे शासक बहादुर शाह जफर के पास जैसी सेना पहुंची तो आप देख सकते हैं कि मुग़ल एम्पायर एक बहुत बड़े क्षेत्र में था और हमारे राजाओं को भी यकीन था कि सैनिकों को यकीन था कि अगर बादशाह कुछ कार्यवाही करते हैं तो उसका सभी भारतवासी पालन करेंगे। तो बहादुर शाह जफर ने एक चिट्ठी लिखी थी सभी लोगों को संघ बनाने के लिए और इसमें भारत के अधिकांश राजा लगभग तैयार हो गए, क्योंकि राजाओं को भी लगता था कि वो जिस तरह पहले मुग़लों के अधीन अपना स्वतंत्र राज्य चला रहे थे वैसे ही चलाएंगे। इसलिए बादशाह का काफ़ी सम्मान भी था और राजा महाराजाओं का अपना निजी स्वार्थ भी था, इसलिए वो 1857 की क्रांति में शामिल हो गए थे। देखिए, मेरठ के सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात घोड़े पर सवार होकर सुबह सुबह दिल्ली पहुंच गई और उनके आने की खबर से दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी और अफसरों को मार गिराया। हथियार व गोला बारूद कब्जे में लिया व इमारतों को आग लगा दी। वे लाल किले के आसपास जमा हो गए। बादशाह अंग्रेजों से नहीं लड़ना चाहते थे, परंतु सैनिक महल में घुस गए और उन्हें अपना नेता घोषित कर दिया गया। यहाँ हमारे भारतीय जो सैनिक थे वो जबरन बादशाह के महल में घुस गए थे। बादशाह ने मांग इनकी स्वीकार कर ली और देश भर के मुखियाओं को चिट्ठी लिखकर युद्ध में शामिल होने हेतु संघ बनाने का आह्वान किया। इसके इतने गहरे परिणाम हुए कि अंग्रेजों से पहले बादशाह का ही शासन था। ज़्यादातर शासकों को बादशाह के नाम से स्वतंत्र शासन किया करते थे, अतः उन्हें लगता था कि मुग़ल बादशाह के दोबारा शासन में आने से भी क्या हो जाएगा, वो अपना शासन बेफिक्री से चला पाएंगे। इसलिए भारतीय राजा महाराजाओं ने क्या किया, इस बात का समर्थन किया। और देखिए, ये दिल्ली के गेट पर प्रवेश करती हुई सेना दिखाई दे रही है नीचे चित्र में और मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर भी दिखाई दे रहे हैं। अब जब बगावत फैलने लगी तो जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ता कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। खबर फैलने में वक्त लगा, फिर विद्रोह का सिलसिला शुरू हो गया। तो सबसे पहले देखिए, कानपुर में नाना साहब पेशवा ने सेना इकट्ठा कर अंग्रेजों को खदेड़ दिया और खुद को पेशवा घोषित कर दिया और बादशाह का गवर्नर बनकर उसने शासन आरंभ कर दिया। कहाँ पर हुई ये घटना? कानपुर में। जो किसने की? नाना साहब पेशवा ने। उन्होंने स्वयं को ही बादशाह का गवर्नर घोषित कर दिया और शासन शुरू कर दिया। लखनऊ में नवाब बिरजिस कद्र ने स्वयं को नवाब घोषित कर दिया एवं उनकी मां बेगम हजरत महल ने भी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो लखनऊ से कौन थे? बिरजिस कद्र और उनकी मां बेगम हजरत महल। झांसी में तो आप जानते ही हैं, रानी लक्ष्मीबाई ये विद्रोही से जा मिली और नाना साहब के सेनापति जो थे तात्या टोपे, इनके साथ मिलकर इन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी थी। मांडला क्षेत्र, रानी अवंतीबाई लोधी के बारे में आपने सुना ही होगा। वो 400 सैनिकों की टुकड़ी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में
शामिल हो गई, उन्होंने युद्ध किया। फैजाबाद, जिसे आज अयोध्या कहते हैं, और आज अयोध्या में राम मंदिर की भी स्थापना है 5 अगस्त को। तो यहाँ फैजाबाद में कौन थे? मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने यहाँ पर फौज जुटा ली और युद्ध के लिए लखनऊ आ गए। दिल्ली में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में बहुत से गाजी योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली में बख्त खान ने लड़ाकों की टुकड़ी के साथ कूच कर दिया। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई की। तो बिहार से कौन थे? जगदीशपुर। और बेगम जीनत महल ने भी लड़ाई में क्या किया? अपना अहम योगदान दिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति का फैलाव उत्तर भारत में अधिक था। और देख लीजिए बेटा, ये 1857 की क्रांति के कुछ सूरवीर महान योद्धा, हमारे पूजनीय, जिन लोगों की वजह से हमें 1857 की क्रांति को सफल बनाने की कोशिश की थी, परंतु ये सफल नहीं हो सके थे। तो यहाँ सबसे पहले लेफ्ट में देख लीजिए कुंवर सिंह बिहार के, फिर नाना साहब पेशवा, उनके नीचे ब्रिजेश कद्र और बेगम हजरत महल, फिर बख्त खान, फिर तात्या टोपे, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को तो आप जानते ही हैं। और ये ऊपर रानी अवंतीबाई लोधी आप देख सकते हैं। और सेंटर में बादशाह, मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र और उनकी बेगम। और ये युद्ध का फैलाव था उत्तर भारत में। जो क्षेत्र थे देख लीजिए, बैरकपुर कलकत्ता के पास से शुरू हुआ युद्ध, और ये किस तरह सैनिक दिल्ली तक पहुँचे। लाहौर और अम्बाला, इस क्षेत्र से भी सैनिक दिल्ली की तरफ पहुँचे। और औरंगाबाद महाराष्ट्र, जबलपुर मध्य प्रदेश, झांसी ग्वालियर, यहाँ से भी क्षेत्र कहाँ पहुँचे? दिल्ली की ओर पहुँचे। और देखिए बनारस, आजमगढ़, कानपुर, लखनऊ से भी सैनिक कहाँ पहुँचे? दिल्ली की ओर पहुँचे। तो ये दिल्ली, झांसी, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, आज का अयोध्या, ये सब क्षेत्र इसके लिए क्या थे? अत्यंत महत्वपूर्ण थे। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के जबलपुर, महू, सागर, नीमच, ये भी क्षेत्र क्या थे? 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र थे। तो जब भी आप भारत का मानचित्र बनाएं, इन चित्रों को अवश्य बनाएं, इन क्षेत्रों को अवश्य दर्शाएं उसमें। अब देखिए, विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या अत्यंत कम थी। उनकी बहुत सारे मोर्चों पर हार हुई और भारतीय लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा। गांवों तथा कस्बों के लोग भी बगावत करने लगे। स्थानीय नेता, जमींदार एवं मुखियाओं के पीछे पीछे संगठित हो गए। और 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल राइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा। क्या टेलीग्राम भेजा? कि हमारे लोग विरोधियों की संख्या लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ हो रहे हैं। तो इस पत्र से अंग्रेजों का डर एवं विद्रोहियों का आत्मविश्वास साफ साफ झलकता है। और आप ये देख सकते हैं बेटा, नीचे कुछ तस्वीरें, ये दिल्ली के लाल किला की, जिस क्षेत्र में सैनिक लोग गए थे और बादशाह बहादुर शाह जफर को राजा घोषित किया था। अब इसके बावजूद भी कंपनी ने पलटवार किया और इतनी उथल पुथल के बाद भी अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया और पुनः कब्जा करने के लिए 2 साल तक लड़ाइयाँ लड़ी। देखिए, सितंबर 1857 में दिल्ली पर दोबारा अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया, उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई।
उनके बेटों को उनके आंखों के सामने ही गोली मार दी गई और बादशाह एवं उनकी पत्नी जीनत महल को 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया, जहां नवंबर 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है बेटा, क्योंकि कभी कभी पीएससी और यूपीएससी की परीक्षा में भी आता है कि ऐसे कौन से बादशाह हैं जिनकी समाधि भारत में नहीं है, विदेशों में है। तो वो ये बेगम और बादशाह बहादुर शाह जफर है, जिनकी समाधि रंगून मतलब आज के यंगून और बर्मा मतलब आज के म्यांमार में है। तो सितंबर 1857 में दिल्ली को कब्जा लिया गया। मार्च 1858 में लखनऊ पर अंग्रेजों ने पुनः कब्जा कर लिया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई एवं रानी अवंतीबाई लोधी की हार हो गई और दिसंबर 1858 तक तात्या टोपे की हार हुई और वे कहाँ चले गए? कालपी चले गए और यहाँ भी उन्हें पीछे हटना पड़ा। वे लोग छापामार युद्ध चलाते रहे। तो ये थे कुछ क्षेत्र और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पलटवार। तो जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली असफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, अब उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत भी टूटती गई। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया और अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान किया, उन्हें आश्वासन दिया कि उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। विद्रोहियों से कहा गया कि यदि वे अंग्रेजों को समर्पण कर देते हैं और उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनकी दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटकाया गया। तो कुल मिला के हम कह सकते थे कि ये एक चाल ही थी। लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि विद्रोह के बाद क्या हुआ। तो देख लीजिए, अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण कर लिया, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे नहीं चल पाते, अतः उन्होंने अहम बदलाव किए। तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे और कुछ मिलिट्री चेंजेस भी थे। तो ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। मतलब अब भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम नहीं, बल्कि किसका गुलाम हो गया? ब्रिटेन की महारानी का गुलाम हो गया। भारतीय मामलों को बेहतर ढंग से संभालने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। भारत मंत्री मतलब वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया, जो कहाँ का सदस्य था? ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था और वो महारानी के लिए कार्य किया करता था। भारत मंत्री भारत के शासन संबंधी जिम्मा संभालता और सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे कि इंडिया काउंसिल कहा जाता है। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि प्रदान की गई और उसे इंग्लैंड के राजा, रानी व निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। जो पहले भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्हें वायसराय की उपाधि प्रदान की गई और वो किसके प्रतिनिधि थे? इंग्लैंड के राजा रानी के। अंग्रेज सरकार ने भारत की जिम्मेदारी स्वयं के हाथों में ले ली एवं ब्रिटेन की महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। देश के सभी शासकों को भरोसा दिलाया कि भविष्य में उनके क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपने रियासत को अपनी वंशजों या दत्तक पुत्रों को सौंपने का अधिकार दिया गया और उन्हें ब्रिटिश महारानी को अधिपति स्वीकार करने को प्रेरित किया गया। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम किया गया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई ताकि वे दोबारा विद्रोह न कर सके। और अब केवल किसी एक क्षेत्र से नहीं, बल्कि अवध, बिहार, मध्य भारत एवं दक्षिण भारत से भी सिपाहियों की भर्ती की गई और गोरखा, सिखों, पठानों से भी
ज़्यादा सैनिक भर्ती किए गए ताकि भारतीय सैनिक एकजुट न हो सके। मुसलमानों की संपत्ति जब्त की गई और उन्हें शत्रुता की नज़र से देखा जाने लगा। अंग्रेज लोग उन पर संदेह करने लगे। वे 1857 की क्रांति का मुख्य कारण उन्हें ही माना करते थे। अभी देख लीजिए, तो हमें पता चल गया पूरे अध्ययन से कि इसमें क्या हुआ, भारतीयों की हार हुई थी। तो यह भी जानना जरूरी है कि इस कारण के क्या हार थे। तो पहला है कि एक रूप विचारधारा का अभाव था। सभी लोग अलग अलग विचारधारा वाले थे। कोई सैनिक था, कोई राजा महाराजा थे, कोई किसान थे, और सभी लोग अपने अपने उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे। कोई संयुक्त उद्देश्य नहीं था। नेतृत्वकर्ता एवं संगठन की कमी थी। हमारे युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहे थे? 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर। तो संगठन की कमी थी, वो भी दिल्ली में थे उस समय, बेहतर तरीके से सामंजस्य स्थापित नहीं कर सके। सुनियोजित कार्यक्रम का अभाव था। बस एक 10 मई को यह तुरंत ही प्रारंभ हो गया, एक अतिरेक तात्कालिक घटना की वजह से। विद्रोह का सीमित प्रसार था और सभी लोगों का साथ इसमें नहीं मिल पाया था। हम जैसे देखते हैं कि मात्र उत्तर भारत में ही ये सीमित होकर के रह गया। अगर पूरे भारत से इस तरीके की आवाज़ उठती तो शायद इससे समाप्त किया जा सकता था। हमारे राजा महाराजाओं में एकता का अभाव था। ये खुद ही तो लड़ा करते थे, तो कैसे इतने जल्दी संगठित हो पाते। और वाकई में कुछ राजा महाराजाओं ने तो साथ भी नहीं दिया था, जिसमें मैं बता दूं कि हमारे मध्य प्रदेश से भोपाल की बेगम शाहजहानी और इंदौर ग्वालियर के राजा सिंधिया और सिख राजा रणजीत सिंह, इन्होंने भारतीयों का साथ न देकर अंग्रेजों का साथ दिया था। और शिक्षित भारतीयों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि अंग्रेज लोग सही कार्य कर रहे हैं, जैसे सती प्रथा का विरोध करना, बाल विवाह की समाप्ति करना, विधवा विवाह को प्रारंभ करना, ये कुछ सही कार्य कर रहे हैं। स्कूलों की स्थापना करना, महिलाओं के लिए स्कूल शिक्षा के केंद्र बनाना, तो उन्हें शिक्षितों को लगता था कि वो लोग सही कार्य कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी साथ नहीं दिया। हमारे देश में कुशल सैनिक एवं हथियार गोला बारूद का अभाव था, क्योंकि जनता के पास, भारतीय सैनिकों के पास परंपरागत हथियार थे, जबकि ब्रिटिश के पास आधुनिक हथियार थे। तो इस वजह से भी थोड़ी हमें तकलीफ हुई। और एक उद्देश्य का अभाव था। सभी लोग अपने अपने उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे। झांसी की रानी इसलिए लड़ रही थी कि उसके दत्तक पुत्र को स्वीकार नहीं किया। तात्या टोपे इसलिए लड़ रहे थे कि उनके बाबा की पेंशन रोक दी। तो दूसरे लोग भी इसलिए लड़ रहे थे, सैनिक इसलिए लड़ रहे थे कि जब वहाँ पे कारतूस में चर्बी लगी हुई थी, और सैनिक तो कारतूसों के कारण लड़ रहे थे और उनके साथ दुर्व्यवहारों के कारण लड़ रहे थे। और भारतीय किसान और जमींदार इसलिए शामिल हो गए थे कि उनके ज़मीनों के साथ दिक्कतें थी। और यही वजह थी कि इसका एक उद्देश्य नहीं था और भारतीय लोग फेलियर हो गए। तो देख लीजिए बेटा, द रिवॉल्ट वाज लोकलाइज्ड एंड वाज प्रॉपरली पुअरली प्लान्ड, नॉट प्रॉपरली, पुअरली प्लान्ड। अच्छे से योजना नहीं बनाई थी, लोकलाइज्ड था। द ब्रिटिश हैड बेटर रिसोर्सेज देन द रिबेल्स। ब्रिटिश लोगों के पास अच्छे रिसोर्सेज थे हमारी अपेक्षा। और द रिवॉल्ट वाज फ्यूडल इन कैरेक्टर, करेक्ट है। और द लीडर्स लैक्ड मिलिट्री स्किल्स एंड द नेटिव प्रिंसेस डिड नॉट ज्वाइन द रिवॉल्ट। बहुत सारे स्थानीय राजाओं ने क्या है इसमें शामिल भी नहीं हुए थे। अब देखिए बेटा, ये कुछ प्रश्न हैं कि भाई 1857 की क्रांति के विद्रोह के क्या कारण थे, इसका क्या महत्व है, और विद्रोह के प्रमुख नेता कौन कौन से थे, है ना, बहादुर शाह जफर के साथ क्या हुआ, और हम युद्ध में क्यों हार गए। ये कुछ प्रश्नों के उत्तर है
भारतीयों की विफलता के क्या कारण थे, अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे, है ना। इस युद्ध का विस्तार किस तरह और कैसे हुआ, इन कुछ प्रश्नों के उत्तर आप ज़रूर कीजिए, है ना। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कोई परेशानी हो तो आप ज़रूर बताएं।